चलिए देखिए 5 नंबर सवाल। इसमें कह रहा है कि एक व्यक्ति कुछ मासिक वेतन पर नौकरी शुरू करता है और प्रत्येक वर्ष उसके वेतन में एक नियत वृद्धि होती है। कुछ मासिक वेतन पर नौकरी शुरू करता है, उसके बाद उसके वेतन में एक नियत वृद्धि होती है प्रत्येक वर्ष। यदि नौकरी के 4 वर्ष बाद उसका वेतन 2200 रुपये हो और 15 वर्ष बाद उसका वेतन 2750 रुपये हो तो प्रारंभ में उसका वेतन कितना था। और देखिए तो हम क्या करेंगे इस सवाल में, जो जो आपसे पूछ रहा है वही वही आप मान लीजिए। इसमें कह रहा है कि प्रारंभ में व्यक्ति का वेतन बताओ। आइए उसी इधर देखो। तो सवाल नंबर है 5। मानेंगे, माना प्रारंभ में व्यक्ति का मासिक वेतन x रुपए, ठीक है, x रुपए उसका मासिक वेतन हमने मान लिया। उसके बाद क्या करना है, नियत वृद्धि। तो यहां पे आपको देख लेना है वेतन में प्रतिवर्ष नियत वृद्धि कितनी भैया, y रुपए आप मान लो, ठीक है। प्रारंभ में उसका वेतन कितना है, x रुपए हमने मान लिया, और हर वर्ष जो वृद्धि लग रही है वो y रुपए की लग रही है। हर वर्ष एक साल में y रुपए, तो 4 साल में 4 y रुपए, 15 साल में 15 y रुपए बढ़ जाएंगे, उसके वृद्धि हो जाएगी। तो पहली शर्त में क्या कह रहा है, पहली में कह रहा है कि यदि नौकरी के 4 वर्ष बाद उसका वेतन 2200 रुपए है। 4 साल बाद वेतन का मतलब यह है कि उसमें वृद्धि और वेतन दोनों जुड़ा है। तो 4 साल बाद वेतन कैसे होगा, साथ में वृद्धि रहेगी 4 साल की। उसके बाद प्रारंभिक में जो वेतन था वो रहेगा। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति 500 रुपए पे नौकरी स्टार्ट करता है, 500 रुपए पे, ज्यादा नहीं, और 1 साल का 200 रुपए उसका बढ़ता है। तो जब स्टार्ट करेगा तो साल भर तो 500 चलेगा, उसके बाद दूसरा साल जब स्टार्ट होगा तो 200 रुपए बढ़ जाएंगे, 700 हो जाएगा। फिर तीसरा साल जब चलेगा तो 900 हो जाएगा। इस तरीके से 500 और 4 साल बाद 800 और बढ़ जाएंगे, 200 रुपए करके। तो कुल मिला के उसका वेतन 1300 रुपए 4 साल बाद रहेगा। 500 प्रारंभिक वाला वेतन और 200 रुपए 4 साल तक बढ़ गए, तो वो वाला वेतन दोनों मिलकर के 1300 रुपए उसका वेतन रहेगा। कब, जब वो 4 साल बाद देखेगा तब। समझ गए? बस वही चीज इसमें भी करना है आपको। इसमें करना है भाई प्रारंभ में उसका वेतन x था, उसके बाद पहली बार कह रहा है कि 4 वर्ष बाद उसका वेतन 2200 रुपए टोटल हो गई। तो उस 2200 रुपए में प्रारंभिक वाला वेतन होगा, उसके बाद वृद्धि होगी 4 साल की। 1 साल की y रुपए तो 4 साल की 4 y रुपए। तो यहां शर्तानुसार लिख देना, शर्तानुसार 4 वर्ष बाद फिक्स वेतन उसका x रुपए वो रहेगा, प्लस 4 साल की वृद्धि के साथ, 4 साल की वृद्धि कितनी हो जाएगी, 4y, और बराबर दोनों को जोड़ने से वो इस समय 2200 रुपए पा रहा है। कितना पा रहा है, 2200 रुपए। समीकरण ये प्रथम शर्तानुसार लिख लेना, ये प्रथम हो गया। अब यहां लिख देना द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार क्या कह रहा है, 15 साल बाद, यहां लिख लेना 15 वर्ष बाद। 15 वर्ष बाद जो उसका वेतन प्रारंभ में था वो तो रहेगा ही रहेगा, और प्लस हो जाएगा 15 साल की वृद्धि y रुपए के हिसाब से 15 साल की वृद्धि कितनी हो जाएगी, 15 y रुपए। तो इस तरीके से
कुल मिला के वो कितना पैसा पा रहा है इस समय? 2750 पा रहा है, 2750। ये समीकरण 2। अब दोनों समीकरणों को हल करेंगे, और दोनों समीकरणों को हल करने के लिए अब ध्यान से देखो तो यक्ष दोनों का बराबर है और चिन्ह भी इसका समान है। तो क्या करेंगे? पहले में से दूसरे को घटा दो, नहीं तो दूसरे में से पहले को घटा दो, बात वही होगी। ठीक है, तो हम दूसरे में से पहले को ही घटा देते हैं। कारण इधर देखो 2700, इधर 2200 है, घटेगा तो आराम से प्लस में चीजें आएंगी, नहीं तो आप जैसे है वैसे घटा दो। यहाँ लिख देना इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड। जब घटाओगे तो इसको पहले लिखो आप, या फिर डायरेक्ट लिख दो आप। x में से x घटाओगे, खत्म। 4y में से 15y घटाओगे तो -11y आ जाएगा, -11y आ जाएगा। और 2200 में से 2750 घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 550 हो जाएगा। अब माइनस में रहेगा, है ना, क्योंकि ये ज्यादा है। 2200 में से 2700 घट रहा है, तो ये माइनस से माइनस गया, 11 से काटोगे 50 आ जाएगा। तो y कितना आ गया? y 50 रुपए आ गया। और ये y क्या है? y देखो क्या है? प्रतिवर्ष वृद्धि है। प्रतिवर्ष नियत वृद्धि जो है वो 50 रुपए लगती है उसके वेतन में। ठीक है, अब y का मान कहां रखोगे? y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में रखिए जरा। तो y का मान 50 है, समीकरण 1 में आप रखेंगे तो ये हो जाएगा x + 4 गुणे y की जगह कितना रखोगे? 50, और बराबर में कितना है? 2200 है, 2200 है। ठीक है, अब इसको आप हल कर लीजिए तो ये 50 चौकुआ 200 हो जाएगा। तो x बराबर 2200 माइनस 200 हो जाएगा। इस 200 को हम उधर लेके चले गए तो x कितना आ गया? x आपका आ गया भैया 2000 रुपए। उसका जो था वो क्या है? वो उसका प्रारंभिक वेतन था। प्रारंभिक वेतन उसका 2000 आ गया। उसके बाद प्रतिवर्ष जो वृद्धि होती है वो 50 रुपए की आ गई, है ना। आपको सिर्फ सोचना है, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। तो एक बार फिर से अगर देखना है तो देख लो। बोला है कि एक व्यक्ति जो है किसी वेतन पर अपना काम स्टार्ट करता है 4 साल बाद, और उसके वेतन में प्रतिवर्ष एक नियत वृद्धि लगती है, और 4 साल बाद उसका वेतन 2200 हो जाता है, 15 साल बाद उसका वेतन 2750 हो जाता है। तो 4 साल बाद हमने सोचा कि प्रारंभिक वेतन तो रहेगा ही रहेगा, और साथ में जो वृद्धि लग रही है 4 साल की वो 4 गुणे y हमने माना था, तो y हो गया, एक समीकरण बन गया। उसी प्रकार से दूसरा बन जाएगा, प्रारंभिक वेतन रहेगा, 15 साल की वृद्धि रहेगी, दोनों को जोड़ेंगे 2750 हो गया। और 2 समीकरण बनते ही समीकरण हल करने का तरीका आप सीख चुके हो, उस हिसाब से हल कर देंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। अगला है 6वां सवाल है, मेवे के 700 ग्राम के एक पैकेट की लागत 72 रुपए है। इसमें कुछ काजू की गिरी और शेष किशमिश है। यदि काजू की गिरी का भाव 96 रुपए प्रति किलोग्राम हो और किशमिश का भाव 112 रुपए प्रति केजी हो, तो ज्ञात करो उस पैकेट में दोनों मेवों की तौल अलग अलग कितनी है। तो हम क्या करेंगे, जो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? दोनों चीजें, काजू की गिरी और दूसरा किशमिश, दोनों अलग अलग एक ही पैकेट में भरे हुए हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि दोनों का वजन कितना है, अलग अलग बताओ आप। तो जो पूछ रहा है वही हमने कहा कि आप मान लिया करो। सवाल नंबर 6 में आप कुछ ऐसा करेंगे, माना काजू की गिरी का वजन कितना? x ग्राम, तथा किशमिश का वजन बराबर y ग्राम। ठीक है, अब ध्यान से अगर आप सवाल को पढ़ेंगे
तो कह रहा है कि पूरा पैकेट 700 ग्राम का है। पूरा पैकेट कितने ग्राम का है? 700 ग्राम का। और उस 700 ग्राम में ध्यान रखना, उस 700 ग्राम में x ग्राम काजू की गिरी है और y ग्राम किशमिश है। इसका मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 700 ग्राम के बराबर होगा क्या? बिल्कुल। तो पहली शर्त तो यहीं से मिल जाता है, पहला समीकरण। यहां लिख देना प्रथम शर्तानुसार क्या हो जाएगा? x ग्राम काजू की गिरी और प्लस y ग्राम किशमिश मिलाने से 700 ग्राम का एक पैकेट तैयार हुआ। ठीक है, एक समीकरण मिल गया। x ग्राम काजू की गिरी और y ग्राम किशमिश दोनों को मिलाने से 700 ग्राम का एक मेवा, मेवा जानते हो ना? मेवा जो महंगे होते हैं, ड्राई फ्रूट जो होते हैं, उन मेवों का एक पैकेट 700 ग्राम का तैयार हुआ है। उसमें x ग्राम काजू की गिरी है और y ग्राम किशमिश। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि पूरे पैकेट का मूल्य, ये 700 ग्राम का जो पैकेट है उसका मूल्य 72 रुपए। लेकिन कैसे 72 रुपए जुड़ा है? वो कह रहा है कि 96 रुपए पर केजी के हिसाब से x ग्राम का काजू की गिरी और 112 रुपए पर केजी के हिसाब से y ग्राम किशमिश मिला है उसमें। तो यहां पे आप लिखेंगे कि काजू की गिरी का भाव, या काजू ही लिखो, काजू का भाव कितना है? 96 रुपए पर केजी है। लेकिन यहां हमने ग्राम में माना है, तो ग्राम में इसका भाव क्या हो जाएगा? ग्राम में इसका भाव हो जाएगा 1000 ग्राम 96 रुपए में है। ठीक है, तो यहां आप ऐसे भी निकाल सकते हो। हमें ग्राम में लेना है तो यहां लिखना है चूंकि क्योंकि 96 रुपए में काजू बराबर कितना मिलता है? 1000 ग्राम मिलता है। कितना मिलता है? 1000 ग्राम काजू कितने रुपए में मिलता है? 96 रुपए में। तो 1 ग्राम काजू कितने में मिलेगा? 1 ग्राम काजू 1 ग्राम काजू मिलेगा ये 96 बटे 1000 रुपए। ठीक है, तो कितना ग्राम काजू है? x ग्राम, इसलिए x ग्राम काजू मिलेगा। x ग्राम काजू मिलेगा भाई 96x बटे में 1। हमने क्या निकाला है? हमने निकाला है x ग्राम काजू का दाम। हमें केजी में दिया था, केजी से हम ग्राम में बदले हैं और कुछ नहीं किए। ठीक है, केजी में हमें दिया था भैया 96 रुपए का, 1000 ग्राम मिलेगा, तो हमने 1 ग्राम का निकाल लिया। अपने पास पैकेट में कितना है? पैकेट में काजू केवल x ग्राम है, तो 1 ग्राम का निकालने के बाद अगर x ग्राम है जो भी है फिर उसी में गुणा कर देते हैं। 1 ग्राम काजू इतने रुपए में मिलेगा, तो x ग्राम काजू 96x बटे में 100 रुपए का मिलेगा। ठीक है, हम दाम क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि 72 रुपए की पूरी पैकेट मिल रही है। यहां से भी एक समीकरण बनेगा। अब हम काजू का निकाल लिए, ऐसे ही किशमिश का निकालेंगे दाम, और दोनों दाम जोड़ेंगे तो 72 के बराबर कर देंगे, काम हो गया। अब दूसरी बात क्या करेंगे? फिर दूसरी बात यहां लिख देना, चूंकि 1000 ग्राम किशमिश कितने का मिल रहा है? 112 रुपए का मिल रहा है। इसलिए 1 ग्राम किशमिश कितने का मिलेगा? 1 ग्राम किशमिश कितने का मिलेगा? 112 बटे में 1000 रुपए का। इसलिए y ग्राम किशमिश है पैकेट में, तो y ग्राम किशमिश कितने का मिलेगा भैया? तो 112 y बटे में 1000 रुपए का मिलेगा। अब द्वितीय शर्तानुसार क्या कह रहा है उसको आप लिख लो। द्वितीय शर्तानुसार ये कह रहा है कि जो पूरा पैकेट है 700 ग्राम का, 700 ग्राम का जो पैकेट है वो पूरा 72 रुपए का मिल रहा है। तो x ग्राम काजू का दाम जुड़ा होगा उसमें और y ग्राम किशमिश का दाम जुड़ा होगा उसमें। तो x ग्राम
काजू का दाम हमने निकाला 96x/1000 और y ग्राम किशमिश का दाम हमने निकाला 112y/1000। मतलब इन दोनों दामों को मिलाओगे इसका मतलब 72 रुपए के बराबर हो, है ना। तो यहां हो जाएगा 96x/1000 और प्लस 112x/1000 बराबर कितना हो जाएगा 72। ये काजू का दाम हो गया, ये किशमिश का दाम हो गया, दोनों दामों को जोड़ा तो 72 के बराबर हो गया। ठीक है, अब इसको आप समीकरण 1 और समीकरण 2 बन चुका है, ये समीकरण 2 बना लो। अब इनको हल करना है दोनों। इसमें देखिए, इसमें x और y है 700 है ना। इसमें कितना है 96/1000 है, तो समीकरण 1 में 96/1000 का गुणा कर दो आप, बराबर हो जाएगा। उसके बाद हल कर दीजिए, और नहीं तो 1000 आप क्या करेंगे, सॉरी यहाँ x नहीं रहेगा भैया, यहाँ y रहेगा, दोनों जगह x हो गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, समीकरण 1 में, अब ज्यादा काटा पीटी ना करो, ऐसे ही चलने दो। समीकरण 1 में 96/1000 का गुणा कर दो, 1000 का गुणा करके समीकरण 2 में घटाने पर, समीकरण 1 में आप करोगे 96/1000 का गुणा करके, समीकरण 2 में आप घटा रहे हो तो पहले समीकरण 2 आप लिख लेंगे। तो समीकरण 2 कितना है भैया, यहाँ है 96x/1000 प्लस में 112y/1000 बराबर 72 है। ठीक है, उसके बाद पहला समीकरण अपना था पहला समीकरण x प्लस y बराबर 700 ये था। तो इसमें हम 96/1000 का गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 96x/1000 और प्लस 96y/1000 और बराबर कितना हो जाएगा 700 गुणे 96/1000। हमने समीकरण 1 में 96/1000 का गुणा कर दिया। आप घटा दीजिए, आप जब आप घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस और ये भी हो जाएगा माइनस। इसमें देखो कुछ चीजें आप काट सकते हो, जैसे ये इन दोनों को काट के 7 का गुणा कर सकते हो, बटे में 10 रखेंगे। ठीक है, ये दोनों कट जाएंगे। उसके बाद फिर 112y/1000 112y/1000 और माइनस हो जाएगा 96y/1000 और इधर कितना है 72 और माइनस इसका गुणा कर देंगे तो 7 6 42 हो जाएगा और 7 9 63 63 4 67 हो जाएगा और बटे में कितना बचा है 10 बचा है। ठीक है, इधर अगर आप घटाएंगे, इधर देखो हर बराबर है तो 112 में 96 घटेगा तो 12 4 16 हो जाएगा। 16y/1000 और बराबर 720 में 672 घटाइए, 720 माइनस 672 बटे में कितना 10। अब ये दोनों कटेंगे तो यहाँ से 1 0 से 1 0 कट गया, घटाओगे तो कितना आ गया भैया, जब घटाओगे तो ये हो जाएगा 16y बराबर 10 में से 2 गए 8, 11 में से 7 गए 4, 48 आ गया। और y बराबर आप जब काटोगे तो अच्छा ये 100 है, 48 हाँ 16y बराबर ये वाला 100 का गुणा हो जाएगा 48 में तो ये 4800 हो जाएगा। 4800 दो बार लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ काटोगे तो ये हो जाएगा 16 3 48 300 हो जाएगा। y बराबर कितना आ गया
300। वाई क्या है? वाई हमने माना था किशमिश का वजन। पैकेट में किशमिश का वजन 300 ग्राम में आएगा। ठीक है, 300 ग्राम ये क्या आ गया? किशमिश आ गया। अब अगर आप ध्यान से देखो तो पूरा पैकेट 700 ग्राम का था। पूरा पैकेट कितने ग्राम का था? 700 ग्राम का था, जिसमें 300 ग्राम किशमिश है, तो काजू कितना रहेगा फिर? 400 ग्राम। सीधी सी बात है। तो यहाँ x बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर आ जाएगा 400 ग्राम। ऐसे भी आप लिख सकते हो, या फिर y का मान आप समीकरण 1 में रखोगे तब भी आपका आ जाएगा। बात समझ गए? तो ये सवाल, ये जो बचा है इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर अगली सवाल देखते हैं। इसको लिखिए। अगली सवाल देखिए। अगली सवाल में दिया है कि किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने में 21 रुपये अदा किए। तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस सवाल में, इस सवाल की इस तरीके के एक सवाल हम किए हैं ना। तो इस सवाल में ये कह रहा है कि भैया एक पुस्तक आप किराए पर लेते हो और 3 दिन का नियत किराया है, मतलब फिक्स रहेगा। वो 3 दिन आप फिक्स तरीके से उतने रुपए आपको देने ही हैं। समझ गए ना? तो वो नियत किराया हम मान लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे सवाल नंबर कौन सा है? 7 नंबर सवाल है। हम क्या मानेंगे भैया कि माना 3 दिन का नियत किराया। 3 दिन का नियत किराया कितना है? x रुपए। x रुपए हमने नियत किराया मान लिया। उसके बाद प्रतिदिन का किराया कितना है तथा प्रतिदिन का किराया बराबर y रुपए प्रतिदिन के हिसाब से लगेगा। उसके बाद वो 3 दिन का फिक्स किराया है, लेकिन 3 दिन से ज्यादा आप जितने दिन बुक को रखोगे, किताब को रखोगे, y रुपए के हिसाब से उतने रुपए और लगेंगे। ठीक है, तो पहली शर्त में क्या कह रहा है कि एक बच्ची है जिसका नाम क्या बताया गया इसमें? सरिता। 7 दिनों तक एक पुस्तक रखती है। कितने दिनों तक? 7 दिनों तक। तो यहां प्रथम शर्त में हो जाएगा कि एक बच्ची सरिता है जो 7 दिनों तक पुस्तक को रखती है। 7 दिन में 3 दिन का नियत किराया लगेगा, बचा 4 दिन, तो वो 4 दिन प्रतिदिन के हिसाब से किराया लगेगा। तो नियत किराया कितना है? x रुपए प्लस कर दो, 3 दिन खत्म, 7 में 3 दिन खत्म, x रुपए उन्होंने दे दिए, तो 7 में 3 दिन क्या हो गए? खत्म हो गए। बचा 4 दिन, तो 4 दिन का y रुपए के हिसाब से कितने रुपए हो गए? 4y रुपए। कुल पैसा वो कितना दे रही है? 27 रुपए दे रही है। एक समीकरण बन गया। समझ गए? एक समीकरण आपका बन गया। और यहां द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्त में क्या है भाई? इसमें कह रहा है कि एक दूसरी बच्ची सुशी है जो कितने दिनों तक पुस्तक को रखती है? 5 दिनों तक। उसमें भी वही कंडीशन, x रुपए वो देगी तो 3 दिन का काम हो गया। बचा 2 दिन, तो 2 दिन वो y रुपए के हिसाब से दिया तो 2y रुपए हो गए। और दोनों पैसों को जोड़ के वो कितना दे रही है? 21 रुपए दे रही है। समीकरण 2 बन गया। आराम से समीकरण 1 से 2 को घटा दो। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 घटाओगे तो x कट जाएगा। 4 में से 2 गए 2y, और 27 में से 21 गए 6, तो y बराबर कितना आ गया? 3 रुपए। y क्या है? y क्या है? प्रतिदिन का किराया है। y क्या है? प्रतिदिन का किराया है। तो 3 रुपए प्रतिदिन लगेगा किराया।
उसके बाद फिक्स किराया निकालना है, तो y का मान समीकरण 1 में रख दो आप, तो ये हो जाएगा x प्लस 4 गुणे 3 बराबर 27। 4 3 12 उधर जाएगा तो x बराबर कितना हो गया, x बराबर 15 हो जाएगा। यहाँ पे 4 3 12, तो ये हो जाएगा 27 माइनस 12, कितना हो गया 15 रुपए फिक्स किराया, 15 रुपए 3 दिन का फिक्स किराया। ठीक है, ये 15 रुपए फिक्स किराया और 3 रुपए प्रतिदिन का किराया। तो इस तरीके से ये सवाल आपकी सिंपल थी, आसान थी, केवल समझने वाली बात है। अगली सवाल देखिए। अगले सवाल में कह रहा है कि कुछ धन किसानों के बीच बराबर बराबर बांटा जाना है। यदि 2 किसान कम होते हैं, ये सवाल बढ़िया है, इसको आप ध्यान से समझना। 2 किसान कम होते हैं तो प्रत्येक को 50 रुपए अधिक मिलते हैं। फिर हमने कहा यहां देखो पैसों का अंतर दिखाने लगा, 50 रुपए अधिक मिलते हैं। 2 किसान कम हुए, 50 रुपए अधिक हो गए, मतलब 1 किसान के रुपए में अंतर दिखाने लगा, 1 किसान के रुपए में अंतर। ये बात आप समझ लिया करो, ऐसे ही चाल दूरी में होता है, उसमें समय का अंतर दिखा रहा था, पहले इतना समय लगता है, बाद में इतना समय लगता है। ठीक है, यहाँ पे रुपए का अंतर दिखाने लगा, तो कह रहा है कि जब 2 किसान कम हो जाते हैं तो 50 रुपए प्रत्येक किसान को अधिक मिलता है। यदि किसानों की संख्या 2 अधिक हो जाती है तो प्रत्येक किसान को 30 रुपए कम मिलते हैं। तो कुल धनराशि और किसानों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेंगे कि माना कुल धनराशि कितनी है, x रुपए, और किसानों की संख्या कितनी है, y रुपए है। तो यहाँ 8 नंबर सवाल है। ठीक है, अब देखो मान लिया, माना कुल धनराशि, कुल धनराशि, कुल धनराशि कितना है, x रुपए है, और किसानों की संख्या कितनी है, किसानों की संख्या बराबर y है, y किसान है, x रुपया है कुल, और y किसानों में x रुपए को बांटना है बराबर बराबर, तो एक किसान को कितना मिलेगा, अरे अपने पास 100 रुपया है, 10 किसान है, 100 रुपया है, 10 किसान है, उस 100 रुपए को 10 किसानों में बराबर बराबर बांटना है, तो आप कैसे निकालोगे, 100 में 10 का भाग करके एक किसान का पैसा आ जाएगा। तो यहां लिख देना प्रत्येक, या तब प्रत्येक किसान को मिलने वाली धनराशि, मिलने वाली धनराशि, मिलने वाली धनराशि क्या हो जाएगी, x बटा में y रुपये। ये एक किसान को मिला, कब, जब कम ज्यादा नहीं होते हैं, फिक्स किसान y और फिक्स रुपया x, तब एक किसान को कितना मिलेगा, तब एक किसान को मिलेगा x बटा y रुपये। शर्त में आ जाओ, प्रथम शर्त में, प्रथम शर्त में कह रहा है कि किसान 2 कम हो जाते हैं। स्वाभाविक सी बात है कि अगर 10 आदमी से 10 किसान से अगर 8 किसान हो जाएंगे तब एक किसान को पैसा ज्यादा मिलेगा, प्रत्येक किसान को मिलने वाला जो पैसा है वो ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा वो आपको सवाल में बता दिया। प्रथम शर्त में कह रहा है कि यदि 2 किसान कम होते हैं तो प्रत्येक को 50 रुपए अधिक मिलते हैं। तो यहां जब किसानों की संख्या 2 कम होती है, मतलब किसानों की संख्या y-2 हो जाए, यहां लिखना 2 किसान कम होने पर पैसा तो वही है, पैसे में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसान कम हुआ, 2 किसान कम होने पर प्रत्येक को मिली धनराशि बराबर रुपया वही है, किसान कम हो गया इतनी मिलेगी।
अब देखो ध्यान से, अगर गौर से देखो आप, कह रहा 50 रुपए प्रत्येक को अधिक मिल जाते। ये प्रत्येक किसान का पैसा है और यहां प्रत्येक किसान का पैसा है। कह रहा ये जो प्रत्येक किसान का पैसा है ना, ये कितना 50 रुपए ज्यादा मिलने लगता है। कब? जब दो किसान कम हो जाते हैं। मतलब ये वाला जो प्रत्येक किसान का पैसा है, ये 50 ज्यादा है, ये 50 कम है। इसका मतलब इसमें से इसको घटाओगे तो 50 आएगा, है ना। तो यहां आप शब्द के अनुसार लिख देना, इसलिए x बट्टे में y माइनस 2 माइनस x अपान में y बराबर 50, समीकरण 1 बन गया। ठीक है। अब दूसरी बात क्या कह रहा है कि किसानों की संख्या 2 अधिक होती है। तो यहां लिख देना, तथा द्वितीय शर्त में यह कह रहा है कि दो किसान बढ़ने पर प्रत्येक को मिली धनराशि, रुपया तो वही है फिर से, और बटे में किसान यहाँ 2 बढ़ जा रहे हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो y प्लस 2 हो गया। इतना रुपया प्रत्येक को मिलेगा। पहले इतना मिल रहा था और 2 किसान बढ़ गए तो इतना मिलने लगा। अब कह रहा है कि 2 किसान जब बढ़ जाते हैं तो उस समय क्या होता है, प्रत्येक किसान को 30 रुपए कम मिलते हैं। तो ये वाला जो रुपया है ये 30 रुपए कम है और ये वाला ज्यादा हो गया। पहले ये कम था 50 रुपए, अब ये 30 रुपए ज्यादा हो गया। इसका मतलब ये ज्यादा है, तो ज्यादा में से कम को जब घटाओगे तो 30 का अंतर आएगा। तो यहां हो जाएगा, इसलिए x बटे वाई माइनस x बटे वाई प्लस 2 बराबर 30। ये समीकरण क्या बन गया, 2। ठीक है। समीकरण 1 और समीकरण 2 को अब आराम से हल करेंगे और आपका उत्तर आएगा। चलिए इसके आगे देख लीजिए आप। समीकरण 1 आपका है x बटे में y माइनस 2 माइनस x बटे y बराबर 50, और समीकरण दूसरा है x बटे y माइनस x बटे y प्लस 2 बराबर 30। अब इन दोनों को ध्यान से अगर आप देखो तो क्या होगा भाई, x बटे y जो है इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, दोनों समीकरणों को सीधा सीधा जोड़ दीजिए आप। तो यहां हम लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड। ठीक है। दोनों को जोड़ेंगे तो x बटे y और x बटे y तो कट जाएगा, बचेगा क्या, x बटे में y माइनस 2, x बटे में y माइनस 2, उसके बाद उधर है माइनस x बटे में y प्लस 2 बराबर, अंकों को जोड़ेंगे तो 80 बन जाएगा, 50 30 80। गुणा कर दीजिए या फिर x आप कॉमन करिए तो क्या हो जाएगा, x आप कॉमन करेंगे तो क्या होगा भैया, ये हो जाएगा x y प्लस 2 और माइनस y प्लस 2 अपान में y माइनस 2 और y प्लस 2 बराबर में 80 है। यहां से y कट जाएगा, ऊपर कितना आया भैया, 2 2 4x अपान में y माइनस 2 और y प्लस 2 बराबर में 80। फिर ये हो जाएगा, 4 से काटोगे तो ये कितना हो जाएगा 20, तो x बराबर कितना हो जाएगा 20, ये हो जाएगा y माइनस 2 और y प्लस 2। ठीक है। x का मान y के पदों में ये आ गया, x का मान y के पदों में ये आ गया। अब x का मान आप समीकरण 1 में रख दो, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो ये कितना है भाई, समीकरण 1 में x को बाहर लीजिए तो y का
यहाँ देखो x बाहर आ गया, एक आ गया, तो y का नम y, और उसके बाद माइनस y माइनस 2 का 1 में गुणा करेंगे तो y प्लस 2 हो जाएगा, अपान में y इंटू y माइनस 2 बन जाएगा, और बराबर में कितना है 50 है। अब इसी में x का मान आप रख दीजिए, तो x का मान जब रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, y माइनस 2 y प्लस 2, ये केवल x के स्थान पे रखें, बाकी ये y से y कटेगा तो ऊपर आ जाएगा ये 2 बटे में y माइनस 2 और y, तो y माइनस 2 से ये वाला y माइनस 2 कट जाएगा, 20 दूना 40 हो गया, और इसके बराबर में कितना रहेगा 50 चलता रहेगा। ठीक है, अब आगे देख लीजिए, 20 दूना 40, 40 y प्लस 2 अपान में y कितना हो जाएगा 40 y प्लस 2 अपान में y बराबर 50। त्रिया गुणा करिए तो ये हो जाएगा, अंदर इसका कर दीजिए तो 40y प्लस 80 बराबर 50y, 40y को उधर करो तो ये हो जाएगा 10y बराबर 80, और y बराबर कितना आ गया 8 आ गया, y बराबर 8। 8 क्या है, 8 किसान है, 8 क्या है भैया, 8 किसान है। बताइए, कोई बुलाया क्या? अच्छा, तो ये कितना आ गया भाई, y का मान जो आएगा, हमने y को किसान माना था ना, किसानों की संख्या, तो 8 आ गया, 8 किसान आ गए। अब y का मान आप समीकरण किसमें रखोगे, इसको आप समीकरण 3 मान के चलेंगे तो ज्यादा ठीक है। समीकरण 3 में रख दीजिए आप सीधा सीधा, y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो ये कितना हो जाएगा, x बराबर 20, यहां रखोगे कितना 8, 8 में से 2 गए कितना होगा 6 हो जाएगा, गुणे 8 और 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा, x बराबर ये हो जाएगा 60, 6 दूनी 1200 रुपए थे, 1200 रुपए थे, 2 क्षण बाद 1200 रुपए थे, 8 किसान थे, बराबर बराबर बांटना था, तो प्रत्येक किसान को मिलने वाली अगर धनराशि आपसे पूछ रहा है तो फिर क्या होगा भाई, प्रत्येक किसान कुल धनराशि और किसानों की संख्या, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। कुल धनराशि 1200 रुपए और किसानों की संख्या 8। समझ गए, यही आपका फाइनल आंसर होगा, और इसको आप ध्यान से नोट कर लीजिए, एक बार इसको रिवीजन कर लीजिएगा। अगली सवाल देखिए, 9 नंबर सवाल, इसमें कह रहा है कि एक व्यक्ति ने कुल 75,000 रुपए की पूंजी लगाई, इसका एक भाग 12% वार्षिक ब्याज की दर पर और शेष भाग 10% वार्षिक ब्याज की दर पर लगाया। यदि उसे कुल वार्षिक ब्याज 8300 रुपये मिले तो ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक दर पर उसने कितना धन लगाया। तो हम मान लेते हैं, इसमें क्या मानना पड़ेगा भाई, देखो 2 राशि 75,000 में बांट देना है आपको, 75,000 को 2 राशियों में बांट देना है, एक को हम x मान लेते हैं, तो जो शेष बच जाएगी राशि उसको क्या कहेंगे हम, 75,000 माइनस x। हम ये मान लेंगे कि मान लीजिए कि 10% पर, पहले 10% पे दे रहा है, 12 पे दे रहा है, हम मान लेंगे कि 12% पे वो x रुपए दे दिया, तो जो बच गया उसको 10% पे दे देगा, यही तो बात है ना। तो कुल मिला के हमें राशि को 2 भागों में बांट देना है, तो इसमें क्या होगा भैया, देखो इसमें करना क्या है, सबसे पहले हम मान लेंगे, माना x
ब्याज की दर पर देता। क्या मानेंगे भैया? माना 12% पर दिया गया, दी गई धनराशि आप लिख सकते हो। इसका पूरा मतलब यही है कि वो 12% पे कितने रुपए दे रहा है। तो हम मान लेंगे 12% पे दी गई धनराशि कितना, x रुपए। तो कुल 75,000 में x रुपए वो 12% पे दे दिया, तो 10% पे कितना देगा फिर? तो 10% पर, तब 10% पर दी गई धनराशि कितना हो जाएगी? 75,000 माइनस x। ध्यान से इस बात को समझो कि कुल उसके पास 75,000 रुपए हैं, उसमें से x रुपए उठा करके वो 12% पे उधार दे दिया किसी व्यक्ति को, और जो बचा तो कितना बचेगा? 75,000 में x हटा दो, x से तो वो निकाला है, तो 75,000 में x हटा देंगे, तो ये 75,000 माइनस x रुपए जो बच गए उसको वो 10% पे दे देगा। अब कह रहा है दोनों का ब्याज एक वर्ष का 8300 रुपए बन रहा है। कितना बन रहा है? 8300 रुपए। तो सबसे पहले इसका ब्याज निकालेंगे, फिर इसका ब्याज निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, तो वो आपका 8300 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, अब यहां देखो, यहां लिखेंगे x रुपए का एक वर्ष का ब्याज। क्या होता है? मूलधन कितना है? x है, x गुणे कितने परसेंट पे? दर 12। समय कितना है? 1 वर्ष, बटे में 100 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया? 12x बटे में 100। अगर नीचे 100 आ रहा है, 1000 आ रहा है, 10 आ रहा है, तो उसको काटा ना करिए, कैलकुलेशन में आसानी होती। काट दोगे थोड़ा सा समस्या बढ़ जाएगी। तो इतना रुपए आपके, इतने रुपए 12x बटे 100 रुपए आपके 12% की दर से 1 वर्ष का ब्याज बन जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से दूसरा कितना है? 75,000 माइनस x रुपए का 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज बराबर हो जाएगा 75,000 माइनस x। ये मूलधन बन गया। दर कितना है? 10%, 1 साल का है, बटे में 100 हो जाएगा। हल करोगे तो कितना हो जाएगा? ये जितना है इतना रहने दो, या फिर अंदर गुणा कर दो 10 का गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 7,50,000 हो जाएगा। 1 जीरो यहाँ बढ़ गया, माइनस 10x और बटे में 100। ये जो पैसा बना, ये जो रुपया बना, ये क्या है भैया? 1 साल का 75,000 माइनस x रुपए का 1 साल का 10% की दर से ये ब्याज आ गया। अब कह रहा है कि 1 साल में दोनों पैसों से जो ब्याज मिलता है वो 8300 रुपए मिलता है। तो यहाँ पे शर्तानुसार कर देंगे, शर्तानुसार दोनों ब्याज को जोड़ो और वो किसके बराबर हो जाए? 8300 के बराबर होना चाहिए। तो हम पहला ब्याज है 12x बटे में 100, और दूसरा क्या है भैया? 7,50,000 माइनस 10x और बटे में 100 बराबर कितना हो जाएगा? 8300 के बराबर आएगा। यही तो कह रहा है कि दोनों ब्याज आप जोड़ो तो कितना हो जाए? 8300 हो जाए। अब इसको आराम से हल कर लीजिए आप। इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लीजिए तो ये कितना बन जाएगा भैया? 100 इसका लासा बन जाएगा। इधर 12x है, प्लस में इधर कितना है? 7,50,000 है, और माइनस 10x है,
बराबर में कितना हो जाएगा, 8300 हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, त्रिया गुणा कर लीजिए, त्रिया गुणा करोगे, इधर देखो 12x में से 10x घट जाएगा तो 2x बचेगा, यहाँ हम लिख लेते हैं 2x बचा। उसके बाद 7,50,000 बचा, 7,50,000 बचा। उसके बाद ऊपर कुछ नहीं है, इस 100 का इधर गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8,30,000 बन जाएगा, 8,30,000 बन जाएगा। अब इसको आप उधर करेंगे तो ये कितना हो गया भैया, ये हो गया 2x बराबर 8,30,000 माइनस 7,50,000, और यहाँ 2x बराबर कितना हो जाएगा, घटा दो 50 इधर से 30 उधर से, 80,000 आ जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 80,000 आ जाएगा। और जब x बराबर आप निकालोगे, 2 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, 40,000 रुपए। वो जो है कितने परसेंट पे दिया था, 12% पे दिया था। हमने 12% पे धनराशि कितनी मानी है, x, और x का मान जो आया है वो कितना आया है, 40,000। तो बताओ 10% पे कितनी धनराशि दिया, तब 10% पे कितनी धनराशि देगा, दी गई धनराशि, दी गई धनराशि कितना देगा भैया, अरे इसी में x का मान रख दो, 10% पे यही तो दिया है ना, तो इसी में आप x का मान रखोगे तो 75,000 माइनस 40,000 कितना हो जाएगा, 35,000 रुपए वो 10% पे देगा। यही दोनों आपके क्या बन जाएंगे, आंसर आपसे यही पूछ रहा है। बात समझ गए। देखिए अगली सवाल देखिए, सवाल नंबर 10 में कह रहा है कि एक व्यापारी ने बैंक से 5,000 रुपये में से कुछ रुपए 12% वार्षिक ब्याज की दर से और शेष 15% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर उधार लिए। 2 वर्ष के पश्चात उसे कुल 6,320 रुपये बैंक को देने पड़े, तो ज्ञात कीजिए कि व्यापारी ने प्रत्येक दर पर कितना कितना रुपया उधार लिया था। ये सवाल सेम टू सेम 9 के तरीके, एकदम सेम टू सेम, सिर्फ समय उसमें 1 वर्ष दिया था, इसमें कितना दिया है, 2 वर्ष दिया। उसमें ब्याज 8300 रुपया दिया था, इसमें ब्याज कितना दिया है, 6320 रुपये दिया। और बाकी कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जैसे हमने मान करके, मान लेते हैं x रुपए वो 12% पे दे दिया, तो कुल वो 5,000 रुपये ले रहा, तो 5,000 माइनस x रुपये वो किस पर ले रहा 15% पर। उसमें देने की बात हुई थी, इसमें उधार ले रहा है। तो ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, इसको आप करके आएंगे होमवर्क के रूप में, समझ गए। इस सवाल को आप अपने से करके आएंगे, जरूर आंसर आएगा, कोशिश करना, ठीक है। अभी 11 नंबर देखो, 11 नंबर बढ़िया सवाल है। इसमें कह रहा है कि मीना 2,000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने नोट प्राप्त किए। अलग अलग ज्ञात करना है, तो जो पूछ रहा है उसी को हम मान लेंगे। बड़ी अच्छी सवाल है। देखो 11 नंबर सवाल में माना मीना ने 50 रुपए के एक्स नोट प्राप्त किए। कितने एक्स नोट प्राप्त किए? कितने नोट प्राप्त किए भैया? एक्स नोट प्राप्त किए। तथा 100 रुपए के वाई नोट प्राप्त किए। तथा 100 रुपए के कितने नोट? वाई नोट प्राप्त किए। आपसे पूछा था कि मीना को 50 की कितनी नोट मिलेगी और 100 की। हमें मालूम नहीं था
तो हमने मान लिया कि मीना को 50 की एक्स नोट मिलेगी और 100 की वाई नोट मिलेगी। सीधा सीधा बोला है सबसे पहले कि वो 2000 रुपये निकालने जाती है। कितना? 2000 रुपये। तो कुल नोटों की कीमत 2000 होगी, ये भी बात आप समझ लेना। और दूसरी बात, उन 2000 को निकालने में मीना को मिलते हैं 25 नोट। कितने नोट? 25 नोट। यक्स नोट 50 के, वाई नोट 100 के, मिला करके वो कितने नोट हुए? 25 नोट। तो पहली शर्त में तो यही है, प्रथम शर्त में, प्रथम शर्तानुसार क्या हो जाएगा? दोनों नोटों की संख्या मिलाने से 25 बनना चाहिए। तो x 50 के नोट और y 100 के नोट बराबर कुल कितने नोट? 25 नोट। समीकरण 1 बन गया। समझ गए? उसके बाद कह रहा है कि नोटों की कीमत, इन नोटों की कीमत कितना है? 2000 रुपए है, क्योंकि वो पूरा पैसा कितना निकाल रही है? 2000 निकाल रही है और 2000 इनकी कीमत होगी। कहने का मतलब है कि अगर एक नोट 50 की रहेगी तो 50 रुपए, 2 नोट रहेगी तो 100 रुपया, 3 नोट रहेगी तो 150 रुपया। ऐसे ही यक्स नोट 50 की है तो 50 यक्स रुपया हो जाएगा, और वाई नोट 100 की है तो 100 वाई रुपया हो जाएगा। और दोनों रुपया मिला दोगे तो 2000 के बराबर होना चाहिए। यही तो बात हुई थी ना, बात उसकी यही है। तो द्वितीय शर्ता के अनुसार, शर्ता के अनुसार द्वितीय शर्तानुसार, भैया शर्ता के अनुसार, शर्तानुसार क्या बन जाएगा? देखो एक्स नोट 50 के हैं तो 50 एक्स रुपया हो गया, और प्लस वाई नोट 100 के हैं तो 100 वाई रुपया हो गया। और कुल पैसा वो कितना निकाल रही है? यही कुल पैसा 2000 है, तो यहाँ 2000 हो जाएगा। 50 का भाग दे दो तो ये हो जाएगा x प्लस 2y बराबर 50 चौका 40 हो जाएगा। ठीक है, समीकरण 2 बन गया। अब आराम से आप समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा दो, क्योंकि 40 में से 25 आराम से पॉजिटिव घटेगा। समझ गए? यहाँ लिखना समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। यक्स यक्स बराबर है, कट जाएगा। 2 में से 1 गए 1, तो y बराबर 40 में से 25 गए 15। y क्या है? y 100 के नोटों की संख्या है। तो ये 15 नोट जो आएंगे ये किसके आएंगे? 100 के आएंगे। उसके बाद कुल 25 नोट है ही, 15 नोट 100 के, तो इसका मतलब 10 नोट किसके हो जाएंगे? 50 के हो जाएंगे। तो x बराबर यहाँ कितना आने वाला है? 10 नोट। कितना आने वाला है भाई? 10 नोट। तो 50 के कितने नोट मिलेंगे उसको? 10, और 100 के कितने नोट मिलेंगे उसको? 15। बात समझ में आई? हमसे पूछा था कि 50 और 100 के कितने कितने नोट मिलेंगे, तो हमने मान लिया था। उसके बाद दोनों नोटों की संख्या जोड़ दोगे, दोनों नोटों की संख्या जोड़ दोगे तो 25 आएगा, तो पहला समीकरण बन गया। उसके बाद दोनों नोटों की कीमत जोड़ दोगे तो 2000 आना चाहिए। तो पहले नोट की कीमत मतलब 50 के हिसाब से, भाई एक नोट की कीमत 50 रुपए, 50 की नोट की, तो एक्स नोट की कीमत कितनी हो जाएगी? 50 एक्स, और प्लस 100 रुपए की एक नोट 100 की कीमत देता है, तो वाई नोट है तो 100 वाई रुपए हो गए, और कुल रुपए मिलाने से 2000 हो गए। ये दूसरा समीकरण बना दिया। 50 का हमने भाग दे दिया सब में, x प्लस 2y बराबर 40 हो गया। समीकरण 2 से समीकरण 1 घटा दिया तो y का मान आ गया, और y क्या है? 100 के नोटों की संख्या है, तो 100 के नोटों की संख्या 15 आ गई। उसके बाद कुल मिला के 25 है, 100 15 हो गया, तो 50 वाला कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। सीधी सी बात, सवाल एकदम आसान। 12 नंबर में कह रहा है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। मासिक व्यय मतलब एक महीने का जो खर्च पड़ता है उसका एक भाग नियत है, कुछ रुपए फिक्स आपको देने ही पड़ेंगे, इसलिए वो कह रहा है कि एक भाग नियत है। उसके बाद तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। जबकि एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 देने पड़ते हैं, और एक दूसरा विद्यार्थी बी है
जो 26 दिन भोजन करता है और उसको 1180 रुपये देने पड़ते हैं। तो इस हिसाब से नियत वाला रुपया और एक दिन का रुपया आप निकालो कितना लगता है। तो हम वही मान लेंगे कि मान लिया भैया छात्रावास का, यहां माना छात्रावास का मासिक नियत खर्च या फिर नियत मासिक खर्च, नियत मासिक खर्च बराबर x रुपए। ध्यान रखना ये जो लिखा जाता है ना, इसको आप क्या लिख रहे हो अपने से लिखना, जरूरी नहीं कि जो हमने छाप दिया वही आप भी छाप दो। इसको अपने से लिखा जाता है, हम यहाँ क्या मान रहे हैं उसी को लिखा जाता है। तो हमने महीने का जो नियत खर्च है वो माना है, उसके बाद तथा छात्रावास का प्रतिदिन का खर्च y कितना भैया, y रुपए प्रतिदिन के हिसाब से लगता है। उसके बाद ये जो नियत मासिक खर्च है x रुपए वो आपका लगेगा ही लगेगा, वो लगेगा। साथ ही साथ आपने जितने दिन भोजन किया है उसके हिसाब से y रुपए के हिसाब से उतने दिन का और लगने वाला है। तो यहाँ एक विद्यार्थी A है जो 20 दिन भोजन किया, कितने दिन, 20 दिन। 20 दिन भोजन करने के बाद 1000 रुपए दिया है। तो प्रथम शर्त में आप ये लिखोगे भैया, प्रथम शर्त में आप ये लिखोगे, प्रथम शर्त कह रहा है कि जो एक विद्यार्थी है वो 20 दिन भोजन किया, तो जो नियत खर्च है वो तो लगेगा ही लगेगा x रुपए। उस 1000 में नियत खर्च तो है ही ना, नियत खर्च लगा है, और प्लस 20 दिन का y रुपए के हिसाब से और लगा होगा। तो 20 दिन का y रुपए के हिसाब से 20 y रुपए हो गए, और कुल रुपए मिला करके उसने कितना दिया है, 1000 दिया है। ये समीकरण 1 बन गया। अब दूसरी शर्त के अनुसार सेकंड शर्त क्या कहता है, एक दूसरा विद्यार्थी B है, B 26 दिन भोजन किया, उसमें भी वही स्थिति बनी होगी, नियत वाला खर्च तो लगेगा ही लगेगा, ये तो निश्चित है हर विद्यार्थी पे, और प्लस 26 दिन का y रुपए के हिसाब से 26 y रुपए ये हो गए, और कुल मिला के वो कितना दे रहा है, 1180 रुपए दे रहा। समीकरण 2 हो गया। समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा दो, समीकरण 2 से समीकरण 1 को क्या कर दो, घटा दो। यक्ष समान है, कट जाएगा, 26 में 20 गए, कितना हो जाएगा 6y, और ये कितना हो गया 180 हो गया, और y बराबर 6 3 18, 30 रुपए प्रतिदिन का जो दाम है वो लगता है। कितना लगता है, 30 रुपए प्रतिदिन लगता है, और नियत खर्च कितना लगता है, आप y का मान समीकरण 1 में रख के देखें। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर जब आप रखोगे तो x प्लस 20 गुणे y कितना है भैया 30 है, बराबर 1000 है, और x बराबर 3 दूनी 600 उधर चला जाएगा, 1000 माइनस 600 हो जाएगा। x बराबर कितने रुपए हो गए, 400 रुपए फिक्स लगेंगे आपको, बेड उड का खर्च लगता है 400 रुपए फिक्स लगेंगे, और 30 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से ये भोजन का खर्च आपका लगने वाला है। तो इस तरीके से ये सवाल अच्छी सवाल थी, जैसे नियत भाड़ा वाला किए थे हम, किराया भाड़ा वाला, वही सेम। एक पुस्तक वाला, पुस्तकालय में पुस्तक मिला था ना सवाल, सेम टू सेम ऐसे ही वो भी थे, और उसी के तरीके ये भी सवाल है।
इसको आप समझ लो, नोट कर लो, बाकी कल देखेंगे। आज के लिए बस इतना है।